अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, मैकेनिक्स में आज हमने पेपर डिस्कस करना है मई जून 2023 वेरिएंट 4-2। This is the paper which we have to discuss. जी बताइए प्रॉब्लम्स। जी आई होप कि आपने अटेम्प्ट किया होगा पेपर। बताइए इसमें क्या क्वेरीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। Sir, question number 5. क्वेश्चन नंबर आपने कहा और फिर म्यूट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 मुझे थोड़ा सा एफ समझ आया। Question number 5. फाइन। Okay, ji, here is question 5. A particle of mass 0.6 kg is placed on a rough plane which is inclined at an angle of 35 degrees to the horizontal. The particle is kept in equilibrium by a horizontal force of magnitude P Newton acting in the vertical plane containing a line of greatest slope. See diagram. The coefficient of friction between the particle and the plane is 0.4. Find the least possible value of P. It is kept in equilibrium, number one thing. Second, the plane is rough, so there should be a friction. So let's label all the forces. अगर सबसे पहले weight को देखें तो weight is acting vertically downward, 6 Newton. उस 6 Newton force को हम resolve करें तो this is 6 sin 35 and 6 cos 45. Direction of normal component, चलिए वो बाद में करते। P को रिजॉल्व करें अगर हम, so P perpendicular टेल से हेड की तरफ, perpendicular to the plane, parallel to the plane. We know that this angle is 35, alternate angle. So this is P sin 35 and this is P cos 35. Okay, normal component of contact force R perpendicular to the plane. This is R. So the only force which we are left with is friction force. देखिए आपको फ्रिक्शन फोर्स लेबल करनी है। सो फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन ही बेसिकली डिसाइड करेगी कि वेदर पी इज लीस्ट और ग्रेटेस्ट। ऐसे ही है ना भाई। तो फ्रिक्शन की फोर्स ही फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही डिसाइड करेगी। तो फ्रिक्शन की टू पॉसिबल डायरेक्शन है। एक डायरेक्शन पॉसिबिलिटी है कि द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन विल बी अप द प्लेन। दूसरी केस में फ्रिक्शन की डायरेक्शन विल बी डाउन द प्लेन। इन दोनों में से कोई एक फोर्स होगी और उसी की बेसिस पे डिसाइड होगा कि पी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए लीस्ट पॉसिबल फोर्स क्या होगी।
अब आप देखिए ऑलरेडी जो पैरेलल टू द प्लेन फोर्सेस हैं वो एक फोर्स अप द प्लेन है P और दूसरी फोर्स ये है 6 sin 35। अगर इसमें फ्रिक्शन में लेबर ही ना करूं तो इस फोर्स को, इस ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम में मेंटेन करने के लिए P cos 35 should be equal to 6 sin 35। ठीक, एक आंसर P का आएगा। लेकिन आप अगर चाहते हैं P लीस्ट, तो आप मुझे बताइए, फ्रिक्शन मैथमेटिकली बात कर रहा हूं, मैथमेटिकली बात करें कि क्या फ्रिक्शन इधर ऐड होनी चाहिए या फ्रिक्शन इस तरफ ऐड होनी चाहिए, कब P लीस्ट होगा? जब P की साइड पे आ जाएगा। देखिए अगर मैं फ्रिक्शन इधर ऐड करूं ना, तो इसका मतलब P cos 35 को बैलेंस करने के लिए 6 sin 35 प्लस F के इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी, तो वो P मैक्सिमम होगा। और अगर मैं फ्रिक्शन इधर कर दूं तो इसका मतलब ये है कि अब आपको 6 sin 35 को बैलेंस करने के लिए कुछ रोल फ्रिक्शन प्ले करेगी और कुछ रोल P cos 35 होगा, तो P पे बर्डन कम आ जाएगा, तो उसका जो P होगा दैट विल बी लीस्ट। तो इसका मतलब फ्रिक्शन की डायरेक्शन वही होनी चाहिए जो P cos 35 की है। मीन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन शुड बी दिस वन। सो इस केस में जो आपके पास P आएगा वो लीस्ट आएगा। और अगर वो कहता कि ग्रेटेस्ट भी फाइंड करें तो फिर दूसरा केस ले लेते कि फ्रिक्शन इज एक्टिंग डाउन द प्लेन। सो अब आपके पास क्या होगा, F अपवर्ड P cos 35 upward is equal to 6 sin 35. The coefficient of friction between the plane and is given 0.4, तो F की जगह आप म्यू आर लिखेंगे। Mu is 0.4 and R, what is R? R is equal to 6 cos 45। नहीं, R is equal to 6 cos 45 plus P sin 35। सो R में अब आप ये लिख देंगे 6 cos 45। वैसे 45 मैंने क्यों लिख दी है, एंगल है ही नहीं यहाँ पे 45, ये 35 है बेसिकली। सो 6 cos 35 प्लस P sin 35 प्लस P cos 35 is equal to 6 sin 35। सो अब आपके पास इस इक्वेशन में देयर इज ओनली वन अननोन एंड दैट अननोन इज P। सो टू टर्म्स के अंदर आप इसको सिंप्लीफाई करें, P जिन टर्म्स में कॉमन लें बाकी डिवाइड कर दें, तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ P बाय कैलकुलेशन। जी क्वेश्चन 5 क्लियर है आमना? जी सर। और इसी क्वेश्चन में अगर वो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ P कहता तो फिर ये जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है ये आपकी चेंज हो जाती और इस तरफ डाउन द प्लेन आ जाती फ्रिक्शन की डायरेक्शन। और अगर वो कहता कि फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ P फॉर विच द इक्विलिब्रियम इज मेंटेन, तो फिर दोनों केसेस करने पड़ते, पहले एक का केस करते फिर दूसरा केस करते। ओके जी नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन 4 3 में प्रॉब्लम है। हादी आपने 4 का है शायद? जी सर। सर बी पार्ट। ओके क्वेश्चन 4 देख लेते हैं कंप्लीट ही। एन एथलीट ऑफ mass 84 kg is running along a straight road. So running along a straight road.
Okay. Initially, the road is horizontal and he runs at a constant speed of 3 meters per second. The athlete produces a constant power of 60 watts. Find the resistive force which acts on the athlete. जी हमें ये बात पता है कि जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो ड्राइविंग फोर्सेस आर इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्सेस. फॉरवर्ड फोर्स और बैकवर्ड फोर्सेस इक्वल होती हैं. हमने रेजिस्टिव फोर्स फाइंड करनी है और ड्राइविंग फोर्स भी हमें नहीं पता. अब ड्राइविंग फोर्स होती है पावर इज इक्वल टू एफ वी. यहां से ड्राइविंग फोर्स है पी ओवर वी. सो ड्राइविंग फोर्स की जगह लिखते हैं P over V. P is 60 और V is 3. So you will get the resistive force which is 60 over 3, 20 meter per second. Sorry, meter per second किधर से आ गया? Newton. So resistive force is 20 Newton. B पार्ट देखते हैं. बी पार्ट से पहले अगर आप देखें तो आपको एथलीट का वेट 84 kg मैस पता है. उसकी कांस्टेंट स्पीड इनिशियली हॉरिजॉन्टल रोड पे 3 थी. ओके चलिए बी पार्ट देखते हैं. The athlete runs up a 150-meter section of the road which is inclined at 0.8 degree to the horizontal. The speed of the athlete at the start of this section of the road is 3 meters per second. And he now produces a constant driving force of 24 Newton. The total resistive force which acts on the athlete along this section of road has a constant magnitude of 13 Newton. Use an energy method to find the speed of the athlete at the end of the 150-meter section of the road. बिल्कुल मेरा ख्याल है एक इजी पार्ट है लेकिन 80 देखते हैं. एंगल इज 0.8 डिग्री. ओके जी, हम एनर्जी मेथड लगाएंगे तो इट विल बी वर्क डन बाय ड्राइविंग फोर्स minus work done against resistive force is equal to gain in potential energy. काइनेटिक एनर्जी में उसकी स्पीड कहीं पे इंक्रीज हुई है या उसके बाद डिक्रीज हुई है, ऐसा कुछ हमें नहीं पता. बताइए भाई. अगर हमें वैसे पता चल जाए तो उसके मुताबिक हम लिख सकते हैं गेन इन पोटेंशियल, गेन इन काइनेटिक एंड लॉस इन काइनेटिक. लेकिन सपोज हमें नहीं पता तो मैं गेन अगर लिख दूं तो गेन लिख दूं तो फिर इसका मतलब यहाँ में प्लस लिखूंगा. मैं थोड़ी देर में अगर मुझे डिसाइड पता चल जाता है कि गेन नहीं था लॉस था तो उसके मुताबिक मैं क्वेश्चन को भी एडजस्ट कर सकता हूँ. बट अभी मैं एज इट इज लेके चल रहा हूँ. ओके, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स? वर्क डन बाय द ड्राइविंग फोर्स 24 न्यूटन ड्राइविंग फोर्स थी. तो वर्क डन कितना होगा? 24 मल्टीप्लाई बाय 150. Force into distance is the work done minus work done against the resistive force. Resistive force है 13 Newton. So 13 into 150. This is the work done against the resistive force is equal to gain in potential energy. Gain in potential energy है mgh. Mass है आपके पास 84 ग्राम into 10 and height होती है d sin theta. So d sin theta mean 150 into sin 0.8. सर जी सर ये वर्क डन ढूंढने के लिए हम एफ टी कॉस थीटा क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि तो ये एक साइन प्लेन नहीं है. जी मैंने ये बात बताई हुई है कि वर्क डन इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा उस वक्त लगता है जब आपकी फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही हो. अगर ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो और आपकी फोर्स 24 न्यूटन एंगल पे एक्ट कर रही होती तो अब आप
एफ डी कॉस थीटा लगाते हैं। ये जो एफ डी कॉस थीटा है ये उस वक्त रहता है जब आपकी फोर्स एंगल पे हो। अगर आपका प्लेन ही इंक्लाइंड हो किसी एंगल पे तो उसके लिए ये नहीं होता। ओके सर। ओके जी, अगर आप काइनेटिक एनर्जी एज इट इज अभी आगे कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिसाइड करना चाहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है तो आप बाकी दोनों तीनों की कैलकुलेशन कर लें तो आपको पता चल जाएगा। मुझे लेफ्ट साइड का आंसर बताइए क्या बन रहा है। 1650। 1650। जी सर। और गेन इन पोटेंशियल एनर्जी बताइए वो कितना मान रहा है। 90386 दोबारा। 90386.86745। यार इधर ये डिफरेंट बता रहे हैं, आप बताएं। 59.20। चले बस इतना ही काफी है। सो ये पता चल रहा है। अब आप देख के इन डिजिट को देख के बता सकते हैं काइनेटिक एनर्जी में गेन है या लॉस है। बताइए, कुछ लॉस होगा ना, ये तो 1650 1759 में से कुछ माइनस होगा। सो इसका मतलब मैं आप इसके मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, माइनस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। सो माइनस लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, और लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ मैथ 84। अगर लॉस हुआ है तो इसका मतलब बाद वाली स्पीड कम होगी। ठीक है, बाद वाली स्पीड कम होगी और पहले वाली ज्यादा होगी। तो हम ज्यादा 3² माइनस v² करते हैं। अगर किसी ने गेन कर दिया तो कोई मसला नहीं होगा उसका, अगर यहाँ फिर प्लस लिखा होगा और वो v² माइनस 3² लिख रहा होगा। अच्छा जी, ये नंबर आपका बन रहा है 42 इंटू 9 माइनस v²। सो अब कैलकुलेशन करने के बाद बताइए व्हाट इज द स्पीड। 2.53। So the speed is 2.53 मीटर पर सेकेंड। जी हादी क्लियर है ये। जी सर। जी नेक्स्ट बताइए। सर क्वेश्चन नंबर 7 में प्रॉब्लम थी। जी 7 से पहले कोई और है क्वेश्चन किसी का। इज देयर एनी प्रॉब्लम बिफोर क्वेश्चन 7। नो। चलिए जी क्वेश्चन 7 करते हैं। Okay, question 7 is two particles P and Q of masses 2 kg and 0.25 kg respectively are connected by a light inextensible string that passes over a fixed smooth pulley. Particle P is on an inclined plane at an angle of 30° to the horizontal. Particle Q hangs below the pulley. 3 points A, B, and C lie on the line of greatest slope of the plane with AB is 0.8 meter, BC is 1.2 meter. Particle P is released from rest at A with the string taut and slides down the plane. So P basically slides down the plane. अगर P नीचे जा रहा है तो Q इसका मतलब ऊपर जाएगा, ऐसे ही है। During the motion of P from A to C,
Q does not reach the pulley. The part of the plane from A to B is rough, and with the coefficient of friction 0.3 between the plane and P, the part of the plane B to C is smooth. Find the acceleration of P between A and B. तो जहां पे रफ है वहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, जहां स्मूथ है वहां पे एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी, तो दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग करनी पड़ेगी हमें। सो कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए पहले सारी फोर्सेस हम लेबल कर लेते हैं। P के लिए डाउनवर्ड इज 2.5 न्यूटन, अपवर्ड इज टेंशन। Q के लिए अपवर्ड इज टेंशन एंड डाउनवर्ड इज वेट, और वेट कितना है 20 न्यूटन। उसको हम रिजॉल्व करेंगे तो दिस इज 20 sin 30 20 cos 30, ये R, और क्योंकि P डाउनवर्ड मूव का है तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन भी अपवर्ड होगी। तो ये सब फोर्सेस लेबल कर चुके हैं हम। सो हमने क्योंकि एक्सेलरेशन फाइंड करनी है तो एक्सेलरेशन के लिए हम नेट फोर्स इज इक्वल टू m में अप्लाई करेंगे। सबसे पहले Q पे नेट फोर्सेस, Q इज मूविंग अप द प्लेन, सो उस पे नेट फोर्स है T माइनस 2.5 इज इक्वल टू ma। और अब P पे, सो P पे P is moving down the plane, so down the plane A की फोर्स है और वो है 20 sin 30, so 20 sin 30 down the plane minus T minus F is equal to ma mean 2a। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने एक तो इधर से आप टेंशन को सब्जेक्ट बना लें, यहां से अगर आप टेंशन को सब्जेक्ट बनाएं, हमने साइमल्टेनियसली बेसिकली सॉल्व करना है। सो टेंशन इज 2.5 प्लस 0.25a। सो 20 sin 30 कितना होता है? 20 sin 30 हाफ होता है, 20 sin 30 इज 10 माइनस t इज 2.5 प्लस 0.25a, या इन दोनों को आप नेगेटिव कर दें। माइनस फ्रिक्शन इज म्यू आर, म्यू क्वेश्चन में गिवन था 0.3, so 0.3 and R is 20 cos 30, 20 cos 30, this is equal to 2a। सो कैलकुलेशन करें, आप सिर्फ 0.25 को उस तरफ ले जाएं तो उस तरफ लेके जाएंगे तो 2.25a आ जाएगा और बाकी सब कुछ लेफ्ट साइड पे रह जाएगा। इसकी कैलकुलेशन करें और बताइए व्हाट इज द एक्सेलरेशन। कितनी आ रही है? जी आंसर की कैलकुलेशन करके बताएंगे क्या बनता है। 10 माइनस 2.5 हो गया 7.5, 7.5 में से माइनस करें 0.3 इंटू 20 इंटू कॉस 30, और उसको फिर डिवाइड करें 2.25 से।
जी जमीना कंफर्म करेंगे क्या आ रही है एक्सेलरेशन, आपके पास कैलकुलेशन क्या आ रही है? म्यू आर में लिखा है ना, म्यू 0.3 गिवन है और आर है 20 cos 30। वो 3√3 आ रहा है, सही है। अब ऐसा करें 7.5 माइनस 3√3 करें। 7.5 माइनस 3√3, इसको डिवाइड कर दें 2.25 से। 1.02, बिल्कुल ठीक है जी। क्लियर है पार्ट वन, ए पार्ट वन। द एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू बी इज 1.02। ठीक हो गया भाई, पार्ट ए पार्ट वन। सही है सर। ओके, फिर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, वो क्या है। ए सेकंड पार्ट, हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट सी। हेंस फाइंड द स्पीड ऑफ पी एट सी। तो अगर देखा जाए तो आपको ए टू बी एक्सेलरेशन पता चल गई, इनिशियल स्पीड आपको पता है ए पे, आप बी पे फाइनल स्पीड फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो पहले आप बी पे फाइनल स्पीड फाइंड कीजिए, आपने सी की स्पीड बाद में फाइंड करनी है। सो ए टू बी, इनिशियल स्पीड 0, एक्सेलरेशन 1.02 और डिस्टेंस इज 0.8। सो यहां से अब आप फाइंड कीजिए फाइनल स्पीड। सो 2as is equal to v square minus u square. Acceleration 1.02, s 0.8, v square. Final speed is initial 0. So what's the v? So speed at b पता चल जाए। सर 1.228 आ रही है, 1.28। या आपको अगर इस एग्जैक्ट आंसर आ रहा है तो ठीक है, लेकिन क्योंकि ये फाइनल आंसर नहीं है और अगर आपके पास नॉन एग्जैक्ट नंबर है तो आपको चाहिए इससे ज्यादा डिजिट्स लिखें। से 1.277 टू 1.2777 चलता जा रहा है, ऐसा ही है। सर 1.2775 है आ रहा है। Sir, ठीक हो गया, तो ये 1.27749. 5, तो ये है स्पीड एट बी। ओके, अब आपको क्या करना है, बी से सी के लिए आपको बी पे स्पीड पता चल गई, आपको डिस्टेंस पता है, आपको सी पे स्पीड फाइंड करने के लिए एक थर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए। और वो थर्ड इंफॉर्मेशन अब कहां से आएगी? अगेन, वो जो स्टेप्स आपने ए टू बी के लिए किए अब वो बी टू सी के लिए करेंगे। सिर्फ और सिर्फ चेंज ये होगा कि अब आपकी फ्रिक्शन फोर्स नहीं आएगी, बाकी सब फोर्सेस आएंगे। सो आपने जो प्रीवियस में ही वर्किंग की हुई है उसी में से सिर्फ आप फ्रिक्शन हटा दें, उसी में से फ्रिक्शन हटा दें। आई थिंक आपकी इक्वेशन आपके पास वर्किंग है ना, उसी में से आप फ्रिक्शन सिर्फ हटा दें, क्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा ख्याल आपके पास जो नंबर बन रहा था 10
minus 2.5 is equal to 2.25a। चेक करें एक्सेलरेशन, वो सॉरी वो हटा दें अगर सिर्फ फ्रिक्शन, तो उसके बाद यही इक्वेशन आपकी पी के लिए बनती थी 7.5 डिवाइड बाय 2.25। ये जरा चेक करके बताएं 7.5 ओवर 2.25 क्या बनता है? 7.5 ओवर 2.25। Sir, 10/3. परफेक्ट। ये आपको समझ आ गया ना मैंने एक्सेलरेशन डायरेक्ट कैसे किया है? ये सारी वही वर्किंग है जो पार्ट ए में कर चुके हैं, सिर्फ वहां से वही उन्हीं दोनों जो इक्वेशंस पी और क्यू के लिए बनाई थी, सिर्फ पी की इक्वेशन में से आपने फ्रिक्शन रिमूव कर दी। सो एक्सेलरेशन भी आ चुकी है। सो अब आपके पास तीन इंफॉर्मेशन है। इनिशियल स्पीड है 1.2775, डिस्टेंस है 1.2, एक्सेलरेशन है 10/3। सो अब आप अप्लाई कीजिए 2as is equal to v square minus u square, acceleration 10/3, distance 1.2, फाइनल स्पीड फाइंड करनी है, और इनिशियल स्पीड थी हमारे पास 1.2775 स्क्वायर। यहां से बताइए स्पीड एट सी क्या आ रही है? Sir, 3.1035. 3.10 फिर हम लिख देंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, because that was the final answer 3.10। ओके जी, क्वेश्चन 7 पार्ट ए 1 2 आई होप क्लियर होंगे। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। फाइंड द टाइम टेकन फॉर पी टू ट्रेवल फ्रॉम ए टू सी। ये क्यों 4 मार्क्स है? होना कोई है इसमें कोई मुश्किल चीज? मीन आपको ए टू बी 3 का 4 इंफॉर्मेशन पता है, आपको बी टू सी भी 4 इंफॉर्मेशन पता है, तो आप दोनों पे अलग अलग इक्वेशन का मोशन लगाएं, टाइम आपके पास आ जाएगा। सो ए टू बी के लिए टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इस पे फाइनल स्पीड थी आई थिंक 1.2775 थी शायद, इनिशियल 0, और एक्सेलरेशन थी 1.02। यहां से टाइम बताइए। One 1.252. 1.25 टू, एक और सिग्निफिकेंट फिगर बोल दें, 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक बता दें। Sir, इसके बाद 4, 4.4509. ये आ गया ए से बी टाइम, बिल्कुल ठीक हो गया। अब हम करते हैं बी से सी, उस पे भी ये लगाते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सो फाइनल स्पीड अभी हमने फाइंड की है बी से सी, वो थी हमारी 3.10, इनिशियल 1.2775, और एक्सेलरेशन थी इसकी 10/3, और यहां से टाइम आ जाएगा। इधर से जो टाइम आ रहा है वो बताइए क्या आ रहा है?
वो भी 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक बता दें। Sir, 0.54675. 75. So total time. So आप 1.2524 को ऐड कर दें 0.54675 और अपना फाइनल आंसर क्योंकि लिखने लगे हैं वो आप बता दीजिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में फाइनल आंसर। Sir, 1.799 आ रहा है तो 1.80? बिल्कुल। So 1.80 seconds is the total ये time. टाइम 0.51675 है, आपने 4675 लिखा हुआ है। 0.54675 ही मुझे बताया गया है। कोई और मुझे 1675 कंफर्म करेगा? जमीना, ये आंसर 0.54675 ये करेक्ट लिखा हुआ है? सर मैं फिर से चेक करती हूँ। मेरा ख्याल है करेक्ट ही है। जी सर मेरा यही आ रहा है। जी करेक्ट है। आप इजलाल अपनी इलियास जरा कैलकुलेशन दोबारा चेक कर लें। ये यही 0.54675 ही आता है। सो ये था क्वेश्चन 7। कंपैरेटिवली ये जो पेपर था ये मई जून 2023 का लास्ट ईयर ये इजी था मैकेनिक्स का। लास्ट ईयर मई जून में जो हमारा P1 पेपर था वो जरा डिफिकल्ट था, जो कि आज हमने दूसरी क्लास में भी डिस्कस करना है, और बट मैकेनिक्स वाज इजी। तो ये आज हमने 4-2 डिस्कस किया है। सो पेपर फॉर टुमारो is May June 2023 variant 4-3. So सर please जी, attempt this. जी सर आपको हमारी हमारे पेपर की क्या प्रेडिक्शन लगती है? मुश्किल आएगा। मुश्किल आएगा सर, P1 या M1? कोई पता नहीं है, ऐसे तुक्का लगा रहा हूँ यार, कुछ ऐसा नहीं है। आप बस अपनी तैयारी करें। जी सर। पेपर मुश्किल आया तो सबके लिए मुश्किल आएगा, सबका ग्रेड थ्रेशोल्ड उसी तरह के मुताबिक बनेगा। और आसान आए या मुश्किल आए, आपकी जितनी प्रिपरेशन है ग्रेड उसके मुताबिक ही आएगा। ठीक है सर। See you tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.